नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका सक्षम अकादमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा था, उसी प्रकार से इन्हीं 50 क्वेश्चनों को लेकर हम फिर दोबारा आपके समक्ष आए हैं। ठीक है, और हम इस बार चर्चा करने वाले हैं जो बचे हुए 50 क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, चलिए, जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो पहला प्रश्न, अगर हम आज पहले प्रश्न की बात करते हैं तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यही है कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला जो मुगल बादशाह था। ठीक है, तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला जो मुगल बादशाह था, अगर हम इस पेंशनर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? शाह आलम द्वितीय। अब शाह आलम द्वितीय के बारे में अगर हम देखें तो पेंशनर कब बना, कैसे बना, तो इसी के शासनकाल में दो युद्धों का भाई यहाँ पर वर्णन मिलता है। सबसे पहले अगर हम कहें तो यहाँ पर कौन सा हमारे पास पानीपत की, ठीक है, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, कब? 1761 ईस्वी में। ठीक, इसी के समय में हुई थी, मुगल बादशाह यही था। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है, कौन सा? बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध भी हमारे पास कब? 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ। और आपको पता है इसी के ही शासनकाल में यहीं पर हमारे पास एक संधि होती है। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। ठीक, इलाहाबाद की संधि, दो संधियां होती हैं हमारे पास, 12 अगस्त और 16 अगस्त। ठीक, तो 12 अगस्त और 16 अगस्त को, ठीक है, यहां पर ये संधि होती है कब? 1765 ईस्वी में होती है। पहली संधि जो होगी वो होगी किसके साथ? हमारे पास शाह आलम द्वितीय के साथ। किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ हमारे पास ये पहली संधि होती है। और इसी संधि के अंतर्गत ये क्या करता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी जो सूबेदारी है या दीवानी अधिकार वो किसको प्रदान कर देते हैं? अंग्रेजों को यहाँ पर प्रदान कर देते हैं इसी के अंतर्गत 1765 में। ठीक, तो शाह आलम द्वितीय के साथ यहाँ पर होती है और इसी से जब ये संधि होती है तो ये शाह आलम द्वितीय क्या बन जाता है? अंग्रेजों का पेंशनर बन जाता है। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक, चलिए, अगर हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, तो यहीं पर आलमगीर द्वितीय की बात करें, ठीक है, तो यहीं पर इसी के समय में हमारे पास मुगल सम्राट था जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक, इसी के बाद अगर हम बात करते हैं अकबर द्वितीय के बारे में, तो अकबर द्वितीय आपको पता ही है। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा दृष्टिकोण से जो अकबर द्वितीय के शासनकाल में पूछी जाती हैं। पहला, अगर हम कहें अकबर द्वितीय ने भाई अगर बात करते हैं राजा राम मोहन जो राय थे, ठीक है, इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो अकबर द्वितीय ने की थी। दूसरा, अगर हम बात करें इसी के समय में चलने वाले, ठीक है, जो सिक्के थे, ये मुगलों के जो सिक्के थे, ठीक है, इसी के समय, ठीक है, अकबर द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया था? पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। यानी मुगलों के जो सिक्के थे इसी के शासनकाल में इनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक, चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो इनमें से निम्न में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ठीक, किसे चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ठीक, तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नासिरुद्दीन। ठीक है, इन्हीं को चिराग ए दिल्ली भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये अगर हम चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो भाई यहीं पर ही क्या है, ये अंतिम भी हमें यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। ठीक, भारत के अंतिम, अगर हम कहें कि भारत के जो है अंतिम महान चिश्ती के रूप में इनकी गणना या इनको भी याद किया जाता है। ठीक, चलिए, निजामुद्दीन औलिया आपको पता ही है। ठीक, चलिए, अगला, निम्न में से किसे भारत का शादी कहा जाता है? ठीक है, अगर हम भारत के शादी मतलब यानी गजलों के कारण अगर हम देखें तो किसे भारत का शादी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? अमीर हसन को भारत का शादी। ठीक है, और किस चीज़ के लिए जाना जाता है अगर हम बात करें, ठीक है, तो गजलों के लिए, गजलों के लिए इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसीलिए अमीर हसन को जाना जाता है। अमीर खुसरो, आगे प्रश्न बना हुआ भी है, आपको पता है, गजल के लिए, कव्वाली के लिए, ठीक है, इसी को जाना जाता है। हिंदी के जो मुहावरे शब्दों का पहला प्रयोग करने वाला यही अमीर खुसरो, भारत का तोतिया हिंद कहा जाता है। ठीक, ये आगे प्रश्न भी बना हुआ है, उसी में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तानसेन आपको पता ही है। ठीक है, अकबर के दरबार में रहने नवरत्न जो होते थे, इन्हीं नवरत्नों में से एक था हमारे पास तानसेन। और इसी तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, ये भी प्रश्न बना हुआ है। कौन सा? रामतनु पांडे। ठीक है, क्या था? रामतनु पांडे। और इन्हीं को अकबर ने जब इतना अच्छा गाते थे तो इसी को कौन सी उपाधि? कंठाभरण वाणी विलास, इसी को ही कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी इसी ने प्रदान की थी। किसे? अकबर ने ही इनको प्रदान की थी। ठीक, चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो औरंगजेब के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, इसके बारे में आपने बताना। चलिए, फटाफट बताइए, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो औरंगजेब की
अगर हम औरंगजेब के बारे में कहें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनमें से अगर हम सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो पहला विकल्प जो हमारे सामने है, इसने सिक्कों पर कलमा लिखने पर रोक लगवा दी, बिल्कुल सही है। जब औरंगजेब बना तो इसने सबसे पहले क्या किया, सिक्कों पर जो कलमा लिखाए जाते थे, यानी जो मुस्लिम धर्म है उसके जो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती थी, इसने सिक्कों पर उनको लिखवाना बंद कर दिया। क्यों? कि उसे लगता था इसमें जो है उनके धर्म में लिखी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि सिक्के कभी नीचे गिरे रहते थे, ठीक है, कभी किसी के पैर के नीचे आ जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, सिक्कों पर कलमा लिखवाना यहाँ पर बंद कर दिया। दूसरे की बात करें, हिंदुओं पर जजिया कर, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। 1679 में हिंदुओं पर इसने वापस से जजिया कर लगाया। जजिया कर की कहानी को अगर समझें तो सबसे पहले जजिया कर को किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था भारत में। सबसे पहले 5 लोगों पर इसने नहीं लगाया था। इसी के बाद आपको पता है कि जजिया कर जब लगाया तो भाई हमारे पास FST फिरोज शाह तुगलक जो है सबसे पहले क्या लगाएगा, ब्राह्मणों पर इस जजिया कर को लगा देगा। इसी के बाद हमने देखा कि अकबर के शासनकाल में, ठीक है, 1564 में अकबर इसको क्या कर देगा, जजिया कर की समाप्ति, और इसी जजिया कर की समाप्ति के बाद फिरोज शाह हमारे पास ये औरंगजेब 1679 में ब्राह्मणों पर वापस से लगा दे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमारा आंसर ही है कि झरोका दर्शन तुलादान। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी जो शुरुआत थी वो करी थी हमारे पास किसने, अकबर ने। किसने की थी, अकबर ने। कहां से शुरू हुआ था तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, झरोका दर्शन का मतलब है ये लोग महल में रहते थे, राजा, और महल के जो ऊपरी भाग, जैसे एक तरीके की एक खिड़की या एक तरीके का स्थान, वहां से ये दर्शन दिया करते थे अपनी प्रजा को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आमतौर पर, जैसे कोई बड़े सुपरस्टार या कुछ ऐसे लोग रहते हैं, हाथ ऐसे हिलाते हैं हाथ से, ठीक है, लोग उनको उनका अभिवादन करते हैं, तो इसी प्रकार का, उसी को ही हम क्या कह सकते हैं, झरोका दर्शन कह सकते हैं, ठीक। दूसरा अगर हम कहें तो वो कौन सी, तुलादान। अब ये हिंदुओं में प्रचलित थी, क्योंकि अकबर ने हिंदू जो राजपूत राजा उनसे क्या वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, ठीक। तो ये हिंदू से ही संबंधित है, ये ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा किसी के जन्मदिन के अवसर पर छोटे बच्चे रहते हैं जो उनको ऐसे लकड़ी का ऐसा तराजू बना के उनके वेट का अनाज वगैरह इस तरीके से, ठीक है, इनको दान में दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार की तुलादान प्रथा थी, अकबर ने ही ये स्टार्ट हमने यहां से ले रखी है। तो ध्यान रखना, शुरुआत की बात करेगा तो अकबर, तो ये आंसर इसलिए बेटा क्योंकि शुरुआत नहीं की थी, औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक। तो औरंगजेब ने इसको खत्म कर दिया। अगले ऑप्शन की बात करें तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का जो है वो प्रयास किसने किया था, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी दारुल हर्ब का मतलब होता है कि भाई, और दारुल इस्लाम, इसने कहा जितने भी कट्टरपंथी क्षेत्र हैं जहां पर विशेष तौर पर हिंदू रहते हैं, उन क्षेत्रों को पूर्ण रूप से किसमें मिला दिया जाए, इस्लाम में मिला दिया जाए। और इस्लाम इसीलिए तो भाई 1665 में इसने सीधा आदेश दे दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं, ठीक है, तभी तो सारे मंदिर आज जो भी चीजें सब विवादित हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी औरंगजेब ने ही दे दिया था। और इसी नीति का अनुसरण किया कि दारुल हर्ब को किसमें कर दिया जाए, दारुल इस्लाम में बदल दिया जाए। तो इस हिसाब से अगर आंसर की बात करें तो आंसर सी बेटा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अगला, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रमुख शासकों में से कौन सा कथन असत्य है। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखो कैसे, अगर हम बात करें फतेह दाऊद की बात करें तो 1004 ईस्वी में गजनी में यहां पर आक्रमण किया था। और फतेह दाऊद उस समय जो है कहां का, मुल्तान का शासक हुआ करता था, ठीक। कौन सी जाति था, करामाथी, ठीक है। तो करामाथियों का इस समय क्या यहां पर भाई शासन चल रहा था, और मुल्तान का शासक था उस समय कौन सा, हमारे पास फतेह दाऊद, जिसको पराजित कर दिया था। और यहीं पर जयपाल, ठीक है, अगर हम इस जयपाल की बात करें तो यहीं पर जयपाल का पुत्र था हमारे पास कौन सा, आनंदपाल। और इसी आनंदपाल के का पुत्र था बेटा सुखपाल, ठीक। इस सुखपाल को क्या बना दिया, यहां का राजा बना दिया। शायद कहा जाता है इतिहास में कि सुखपाल ने पहले इस्लाम धर्म कबूल किया, लेकिन इस्लाम धर्म में नहीं माना, ठीक है। इस्लाम धर्म कबूल किया, ये वापस गया, फिर से हिंदू धर्म में आया, और जब वो वापस आया तो गजनवी ने फिर से इसको पराजित किया और इसको उस पद से हटा दिया, इसको परास्त कर दिया, ठीक। तो ये चीज भी ध्यान रखना। अगर हम सिंध की बात करेंगे तो सिंध पर उस समय कौन था, राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। तो ऑप्शन के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, फतेह दाऊद कहां पर था, मुल्तान में। बाकी सारे सही हैं। मथुरा के और जो वृंदावन का जो अभियान चलाया था कोकल द्वितीय था। राज्यपाल की बात करें तो कन्नौज पर, ठीक है, कन्नौज पर जो था राज्यपाल था, ठीक है, प्रतिहारों का शासन हुआ था। और प्रतिहार शासक कौन सा, राज्यपाल उस समय था। विद्याधर की बात करें तो बुंदेलखंड पर उस समय शासन हुआ करता था, किसका, इसी का। और मोहम्मद गजनबी ने अटैक किया, आपको पता ही है, सारी की सारी चीजें, 17 बार भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। इसने
तो कई सारी उपाधियां इसने धारण की थी, ठीक है। यामीन उद दौला की उपाधि इसने धारण की, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, कुव्वत उल मिल्लाह की उपाधि इसने धारण की, यामीन उद दौला की उपाधि धारण की, ठीक है। और भारत पर कितने बार? 17 बार भारत पर इसने क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। फेमस आक्रमण आपको पता ही है 1025 का, कौन सा? सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ का आक्रमण आपको पता ही है, प्रसिद्ध आक्रमण इसका रहा। और 1027 में अंतिम जो आक्रमण था किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध इसका क्या था? अंतिम आक्रमण था, ठीक। चलिए अगला, कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि को अधिक पैमाने पर विकसित किया गया। आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि देखो खालसा भूमि, मैंने कहा था उस समय खालसा भूमि क्या होती थी? ऐसी भूमि जो राजा के नियंत्रण में रहने वाली, राजा के पूर्ण नियंत्रण या सुल्तान के पूर्ण नियंत्रण में रहने वाली भूमि को ही खालसा भूमि कहा जाता था। और सबसे ज्यादा वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी हुआ। लास्ट वीडियो में भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कई सारी चीजों के बारे में। जिन लोगों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पे जाके आप अवश्य ही इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो अवश्य देख लें, ठीक। तो अलाउद्दीन, मैंने उस समय भी चर्चा की थी कि भाई अलाउद्दीन जी खिलजी था, इसके द्वारा क्या जारी किए गए थे? यहाँ पर 4 अध्यादेश जारी कर दिए गए थे। इन्हीं अध्यादेशों में से एक था कि अमीरों के द्वारा दी गई जो भूमि है इसको किस में मिला देना? खालसा भूमि में परिवर्तित करना, ठीक है। इसने कहा कि अमीरों के पास जो भूमि है इस सारी भूमि को वापस ले लिया जाए, ये पूर्ण रूप से सुल्तान के कब्जे में ही रहेंगी, सुल्तान के पास ही रहेंगी। इसी भूमि को खालसा भूमि कहा गया और इन अध्यादेशों से अमीरों की पूरी वापस कर ली गई। यही हमने पढ़ा भी था, जागीरदारी प्रथा एक हमने कहा था पुनः शुरुआत करने वाला, फिर आगे आएगा कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। और इस प्रथा को समाप्त भी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, ये भी हमने पहले बताया था, ठीक। तो ये चीज भी ध्यान रखना। यहीं पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने काफी सारा किया था, एकता प्रथा, ठीक है। एकता प्रथा को भी इसने यहां पर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके स्थान पर क्या कर दिया था? नगद वेतन की भी क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी, ठीक। तो कई सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय पर की। और खालसा भूमि को सबसे ज्यादा विकसित जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही माना जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब सही कथन का हमने चयन करना है कि कौन सा जो है वो सही कथन यहां पर है। तो आंसर की अगर बेटा बात करेंगे तो आंसर जो है हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अदर ऑप्शनों की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आरिज विभाग, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। आरिज विभाग की जो स्थापना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि किसने की थी? गुप्त सक्षम, परसों भी हमने पढ़ा था, सक्षम गुप्तचर व्यवस्था का शुरुआत बलबन ने ही की थी। और इसी के समय इसने दीवान ए आरिज, अगर हम बात करें आरिज विभाग की, इसने स्थापना कर दी थी बलबन ने। चलिए अगला, बलबन ने सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति, ठीक है। तो ये बलबन ने की थी, सेना के घोड़ों को दागने की जो प्रथा है वो की थी बेटा किसने? अलाउद्दीन ने। किसने की थी? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले घोड़े दागने की व्यवस्था यहां पर की थी। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर घोड़े दागने की व्यवस्था इसने शुरू की। इसी के साथ साथ और क्या किया इसने? स्थायी सेना, क्यों? क्योंकि मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, स्थायी सेना। इसी के साथ साथ नगद वेतन, हमने कहा जहांगीरी प्रथा, जागीरदारी प्रथा। इसी के साथ साथ एकता प्रथा, इसको समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर नगद वेतन की व्यवस्था शुरू कर दी। यहीं पर घोड़े दागने की पद्धति भी शुरू कर दी। यहीं पर अगर हम कहें तो सैनिकों का हुलिया, क्योंकि ये सारे सैनिक एक जैसे दिखते थे इसलिए सैनिकों का हुलिया बनाने भी इसने क्या कर दिया? शुरुआत कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या कर दी गई? इसकी शुरुआत कर दी, ये ध्यान रखना। तो ये 4 चीजें पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी में कभी, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं इस बारे में, ठीक। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर गलत की बात करें तो यहां पर बलबन नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए हमारा आंसर? कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले घोड़े दागने की शुरुआत की थी, ठीक। और भाई आरिज विभाग सबसे पहले किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। मुबारक खिलजी ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करते हैं इसकी उपाधियों की तो मुबारक खिलजी की उपाधि की अगर हम बात करें तो इसने कौन सी? अल इमाम, अल इमाम और उल इमाम, ठीक। तो उल इमाम या अल इमाम की उपाधि धारण की थी मुबारक खिलजी ने। और अगर हम बात करें बेटा किसकी? पैगंबर का सेनापति, ये उपाधि ली थी किसने? खुसरो शाह ने।
किसने ली थी? खुसरो शाह ने। ये प्रश्न बना हुआ है, इसे ध्यान रखना। तो खुसरो शाह ने इस पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और उपाधि धारण करने के साथ साथ इसी खुसरो शाह को इसके जो विरोधी थे इन्होंने कहा इस्लाम का शत्रु। एक प्रश्न बना हुआ है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। इस्लाम का शत्रु कहा जाता है या इसी के शासनकाल में नारे भी लगाए विरोधियों ने, इस्लाम खतरे में है, ठीक है, इस्लाम खतरे में है, ये भी यहां पर लिखा गया, ये भी कहा गया, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक। किसने? इसी खुसरो शाह के शासनकाल में, ठीक। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आंसर हमारा डी सही है। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसे हम क्या कहते थे? दीवान ए बदगान, दीवान ए बंदगान। इसी तौर पर इसने कई और चीजें, दीवान ए बदगान यहां पर इसने की। सबसे ज्यादा गुलाम इसके समय में हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, और इसी के लिए इसने एक अलग से क्या किया, इन गुलामों के लिए अलग से एक, या दासों के लिए एक अलग बनाया, दीवान ए बदगान। इसके अलावा इसने कई और भी किए, जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दीवान ए खैरात, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, दीवान ए खैरात मुस्लिम जो धर्म की जो महिलाएं बच्चियां थी उनके शिक्षा के लिए या उनकी सारी चीजों के लिए ये बनाया, ठीक है। ये मुस्लिम के लिए था दीवाने खैरात। अगर हम बात करें दारुल सफा, दारुल सफा, ठीक है, दारुल सफा, ठीक है, एक क्या था हमारे पास? खैराती दवा खाना भी इसके द्वारा बनाया गया, ठीक है, ठीक। दीवान ए इंस्तिहाक, ठीक है, एक तरीके का क्या था हमारे पास? पेंशन विभाग भी था, ये भी इसी के द्वारा बनाया गया। दीवाने बदगान भी जो है वो भी इसी के द्वारा बनाया गया था। तो इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों का चयन कीजिए। हमने सही कथन को बताना है। सही कथन के बारे में अगर हम चर्चा करें, एक एक कथन के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई हमारा आंसर कौन सा होगा। तो आंसर की सबसे पहले बात करते हैं, मोहम्मद गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्ति दिलाई थी। तो ये बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये ऊपर वाला क्लॉज है, ये गलत है। मोहम्मद गौरी कभी भी नहीं देगा दास्ता से मुक्ति जो है इसी के समय, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी बेटा 1206 ईस्वी में, ठीक है, दमयक नामक स्थान पर जब मृत्यु हो गई तो तब भी ये रहा। इसीलिए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं बनाया, अपने आप को क्या समझा? दासी इसने समझा अपने आप को। इसीलिए तो जब राज्य भी बनाया, इसीलिए राज का नाम भी क्या रखा? गुलाम वंश, या इसके द्वारा मामलुक वंश भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो कहां से इसको मुक्ति मिली थी? तो 1208 ईस्वी में इसी गजनी का शासक उस समय था महमूद, इसी के द्वारा 1208 ईस्वी में इसको एक दासता प्रमाण पत्र दिया गया और इस दासता प्रमाण पत्र के साथ जो है इसकी दासता को समाप्त कर दिया था। किसने? इस महमूद ने, ठीक है, ना कि किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न अगर थोड़ा सा डीप है, कंफ्यूज मत होना। हाँ, अगर ये इल्तुतमिश के संबंध में अगर ये आता कि इल्तुतमिश के लिए भाई इसने मुक्ति के लिए कहा था, तो ये सही हो जाता, ठीक है। क्योंकि भाई जब हमारे पास युद्ध हुआ था खोखरों के साथ, उस समय कब हुआ था खोखरों के साथ? 1205 ईस्वी में, 1205-6 में, ठीक। तो यहीं पर इल्तुतमिश भी गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ सहायता करने के लिए गौरी की, और उसकी वीरता को देखते हुए इल्तुतमिश की ऐबक को कहा था कि इसको क्या कर दिया जाए? मुक्ति कर दिया जाए। और इसको क्या दे दी गई उस समय? इसको मुक्ति दे दी गई। किसको? अगर हम बात करें इल्तुतमिश को। तो भाई ये भी ध्यान रखना दास्ता के संबंध में भी, ठीक। चलिए, तो पहला क्लॉज जो है वो हमारा गलत हो गया। दूसरा, ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया, बिल्कुल सही थी। ऐबक के समय जो है सल्तनत की राजधानी लाहौर में थी, और जैसे ही इल्तुतमिश आएगा इसके बाद इल्तुतमिश जो है राजधानी को लाहौर से कहां पर लेकर आ जाएगा? दिल्ली पर इसको लेकर आ जाएगा, ठीक। चलिए, तीसरा, ऐबक ने चांदी के सिक्कों पर, बिल्कुल भी नहीं। ऐबक के शासनकाल में ये ध्यान रखना, हमें किसी भी प्रकार के सिक्कों का वर्णन यहां पर नहीं मिलता है। बस हमें 4 साल इसका रहा, 1206 से 1210 तक, हमें किसी भी प्रकार की कोई चीजें यहां पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो तीसरा क्लॉज। चौथे की बात करें, ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श, बिल्कुल सही है। ऐबक को हमारे पास पील बख्श और लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब दानी होने के कारण ये दान करता था, लाखों का दान करता था, लाख बख्श कहा गया। भाई पील बख्श हाथियों का दान करता था, तो पील बख्श कहा गया। इसी के लिए ध्यान रखना, और भी क्या कहे गए हैं? इसी को हातिम द्वितीय भी कहा गया है, और इसी को कुरान खां भी कहा गया है। ध्यान रखना, इसी को क्या कहा गया है? कुरान खां भी कहा गया है। यानी कुरान को ये बहुत सुरीले स्वरों में क्या करता था? गाता था, इसीलिए इसका नाम भी कुरान खां रखा गया है, यह कहा जाता था। तो इस हिसाब से हमारे पास दूसरा, चौथा, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 2 और 4 जो क्लॉज हैं बिल्कुल सही हैं, ठीक। चलिए अगला,
जहांगीर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, आपने बताना है। जहांगीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक, चलिए, तो अगर हम असत्य की बात करते हैं तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं इसे कि भाई ये कौन था। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जहांगीर ने 12 घोषणाएं आईने जागरण, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारे पास। ठीक है, जहांगीर ने अपने शासनकाल में आते ही 12 घोषणाएं की, जिन्हें 12 अध्यादेशों के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र मुगल जो अध्यादेश जारी करेगा। क्या थे कि इसने कुछ, जैसे चोरी करने के लिए इसने कहा कि चोरों को अगर कोई करेगा तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए। इसने कहा बृहस्पतिवार और रविवार का दिन जो है वो शुभ होना चाहिए, उस दिन कोई मीट मांस नहीं खाएगा। इसने कहा कि भाई किस तरीके से कोई करों में चोरी नहीं करेगा तो क्या, यानी इस तरीके के कई सारे प्रावधान, वो काफी लंबी लिस्ट है। तो 12 जो हैं इसको इसने अध्यादेश जारी किए। इसको क्या कहा गया है, इन अध्यादेश, इन घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा गया है। और इन 12 देशों की जो अध्यादेश हैं, इन अध्यादेशों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, यह भी ध्यान रखना। कहां से मिलती है, तुजूक ए जहांगीरी से। कहां से मिलती है, तुजूक ए जहांगीरी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और कहा क्या गया इनको, आईन ए जहांगीरी कहा गया, बिल्कुल सही है। दूसरा जो हमारा आंसर, जहांगीर ने शाहजहां को फर्जंद की उपाधि, ठीक है, यहाँ पर 9 भी है, फर्जंद की उपाधि दी, बिल्कुल। तो ये इसको नहीं दी थी, ये ध्यान रखना। ये किसने दी थी, तो भाई अकबर के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना, अकबर के द्वारा दी गई थी। किसे, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मान सिंह, ठीक, तो भाई उसको दे दी गई थी। इसी को क्या कहा जाता है, राजा भी कहा गया है, ये चीज भी ध्यान रख लेना। ठीक, तो भाई कहा जाता है इनको 7000 का मनसब भी दिया गया, और 7000 के मनसब देने के साथ साथ इनको इसकी उपाधि भी दे दी गई थी। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। किसे, मान सिंह को किसने दी थी, अकबर ने, ये चीज भी ध्यान रखना। तीसरा, महावत खां जहांगीर को बंदी बनाया था, बिल्कुल सही है। 1626 ईस्वी में जब ये यहां पर इसको बंदी बना दिया गया था, काफी पहला विद्रोह और सबसे महान विद्रोह भी यही है, महावत खां, इसी का ही क्या था, सेनापति हुआ करता था। लेकिन बेटा किसकी वजह से, नूरजहां की वजह से। काफी लंबी कहानी है, ठीक। तो नूरजहां की नीतियों की वजह से, क्योंकि जब नूरजहां से ये शादी कर लेता है तो नूरजहां को ही सारा राजपाट, या एक तरीके से शासन की जो सत्ता है वो इसी के हाथ में आ जाती है, नूरजहां के। इसकी नीतियों से बहुत प्रभावित था, यानी इसको पसंद नहीं करता था, और नूरजहां भी नहीं करती थी, इसलिए दोनों लड़ाई झगड़ा करते थे। तो यहीं पर जब लाहौर अभियान जा रहा था, इसी लाहौर अभियान में यहीं पर भाई इसने विद्रोह कर दिया, जहांगीर को अपने टेंट में क्या कर दिया, बंदी बना लिया। नूरजहां के कहने पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ, तब जाकर छोड़ दिया गया। हालांकि कई कहानी है उसमें आगे। तो खैर, अभी की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहांगीर के काल में हॉकिंस और टॉमस रो भारत आए थे, आपको पता ही है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो 1608 में, मैंने उस दिन भी कहा था लास्ट वीडियो में, 1608 से 1611 तक हमारे पास कौन रहता है, हॉकिंस रहेगा। इसी को 400 मनसब भी दिया जाता है, और इसी को मनसब देने के साथ साथ 400 का मनसब दिया इंग्लिश खां। मैंने कहा था उस समय भी इंग्लिश खां की, या कहीं पर क्या लिखा हुआ है, फिरंगी, ठीक है, फिर इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि भी इसको प्रदान कर दी गई। इसी के साथ साथ अगर हम टॉमस रो, एडवर्ड टेरी की बात करते हैं तो 1615 से लगभग 18 तक जो है यहां पर रहे, और भाई यहीं पर ही इन्होंने क्या किया, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आए। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल किस नाम से जाने जाते थे, तो अगर हम बात करते तो वो ग्राम के मुखिया जो है, इसके कारण उनको जाना जाता था। ठीक, चलिए अगला, कौन सा कथन असत्य है। असत्य की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो असत्य इनमें से ऑप्शन डी है। ठीक, अगर हम कहें असत्य, तो अमीर शिकार, शाही शिकार का प्रबंधन करने वाला, बिल्कुल सही था, शाही शिकार का प्रबंधन करते थे। अमीर हाजिब, हमने लास्ट में भी देखा था, शाही दरबार का क्या होता था, यह बहुत बड़ा अधिकारी होता था, अमीर हाजिब। कई बड़े बड़े नाम इतिहास के इसी में रहे। वाक़या नवीस क्या होता था, एक सूचना अधिकारी, बिल्कुल सही। मीर ए अर्ज जो है वो हमारे पास होता था याचिका प्रभारी। क्या होता था भाई, याचिका प्रभारी, याचिका प्रभारी। ठीक, इसी से याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अर्ज जब हम करते हैं ना, अर्ज मतलब अर्जी लगाते हैं हम, ठीक है, याचिका करते हैं, अर्जी लगाते हैं, ऐसी याद रख लेना, अर्ज से याचिका। वन प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो वन प्रबंधक उस समय क्या कहलाता था, मीर ए बर। क्या कहलाता था, मीर ए बर कहलाता था। ठीक है, याचिका। अब देखो, वन मतलब प्रबंधक है, प्रबंधक, वन का मतलब हम कहते हैं ना, वन से, देखो, वन से वन, बर से, ठीक है, वन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, चलो, तो ये मीर ए बर उस समय वन प्रबंधक कहलाता था। अगला, कौन सा कथन असत्य है,
तो भाई अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, तो ये गलत है यहां पर। अन्य ऑप्शनों की बात करें तो देवराय द्वितीय ने प्रौढ़ देवराय, हम लोग लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में काफी सारा। तो भाई जो हमारे पास कौन सा है, देवराय द्वितीय, इसी ने प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण की, गजबेटकर की उपाधि भी इसने धारण की देवराय द्वितीय ने। इसी के संबंध में अगर देखें तो बुक का प्रथम, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो ये बुक का प्रथम है, इसी बुक का प्रथम ने मदुरा, बिल्कुल कहां पर है, साम्राज्य में मिलाया था, बिल्कुल मिलाया था। और कहां से पता चलता है हमें, मदुरा विजयम, विजयम, मदुरा विजयम से मिलता है। इसी का पुत्र जो है कंपन, इसकी इसने विजय करता है, और इसी कंपन की जो वाइफ है गंगा देवी, इसने इसकी रचना की है मदुरा विजयम की, जहां पर इसका हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ हमने कहा था पहली बार बारूद का प्रयोग करने वाला विजयनगर का शासक वो भी यही है। हमने कहा था कौन सी उपाधि धारण करेगा, धार्मिक दृष्टि से अगर देखें प्रतिष्ठापक, ठीक है, कौन सी, वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करेगा, बारूद के भाई युद्ध लड़ेगा। मदुरा विजयम का उल्लेख भी हमें इसी के शासनकाल में मिलता है। ठीक, अगर हम अगले की बात करें तो हरिहर प्रथम ने, तो बेटा ये श्रीलंका से कर वसूला था, लेकिन ये हरिहर प्रथम नहीं है, बल्कि क्या है, हरिहर द्वितीय। यानी हम यहां पर लिख लें अगर, तो ये हरिहर द्वितीय ने क्या है हमारे पास, हरिहर द्वितीय ने यहां पर क्या था, ये सारी, अगर हरिहर द्वितीय के बारे में बात करें तो उन्होंने श्रीलंका को विजय की और वहां से कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास कौन सी राजा, राजाधिराज, ठीक है, राजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज आदि उपाधियां इनके द्वारा, ठीक है, वाल्मीकि, महाकाव्य वाल्मीकि, कई ऐसी उपाधियां इन्होंने धारण की, और उपाधि ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक भी था, ये भी याद रखना। ठीक, चलो अगला, देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम ने तुंग, बिल्कुल, अगर इसने राजस्व बढ़ाने के लिए क्या किया था, देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर क्या किया था, हरिद्रा नामक बांध भी बनवाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहीं पर, क्योंकि भाई किसी से, रायचूर क्षेत्र से संबंधित था। रायचूर का मतलब हमारे पास जो तुंगभद्रा वाला नदी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो भाई वही है तुंगभद्रा नदी वाला जो क्षेत्र, यहीं पर ही ये रायचूर दोआब क्षेत्र था, थी लड़ाई इसी के लिए, और यहीं पर ही तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाया था, हरिद्रा बांध भी बनाया था। इसी देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी, ठीक है, इटली जो यात्री था, इसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, निकोलो कोंटी इसी के शासनकाल में भारत आया था, ये भी याद रखना। ठीक, कहाँ का था वो, इटली का। ठीक, चलिए अगला, कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है, अगर हम इसके बारे में समझें तो ये ऑप्शन डी जो है हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कहाँ से होगा, तो पहले की बात करते हैं, अगर मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार युद्ध में, बिल्कुल इसने, तो ध्यान रखना दो ऑप्शन है बेटा। अगर हम बात करते हैं विजयनगर, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, विजयनगर की बात करें तो उस समय शासक था हमारे पास कौन सा, बुक्का प्रथम। और अगर हम बहमनी की बात करते हैं, क्योंकि रायचूर दोआब के लिए इन्हीं की लड़ाई थी, बहमनी की जो थी हमारे पास। ठीक है, अब जो ये बहमनी साम्राज्य है वहां पर था हमारे पास कौन सा, मोहम्मद शाह। बारूद के बारे में अगर बात करेंगे तो दो चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अगर पूछेगा विजयनगर के संबंध में तो भाई हमारे पास बुक्का प्रथम आ जाएगा, ये प्रथम है। ठीक है, बुक्का प्रथम आ जाएगा। और बहमनी की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, मोहम्मद शाह यहां से आएगा जो बारूद का निर्माण करेगा। फिरोज शाह था दौलताबाद में, बिल्कुल इसने वेधशाला का क्या किया था, फिरोज शाह ने यहां पर भाई इसका निर्माण किया था। अहमद शाह ने गुलबर्गा, बिल्कुल अहमद शाह जो था, क्योंकि इनकी रानी पहले गुलबर्गा हुआ करती थी और इसने गुलबर्गा से स्थानांतरित करके कहां कर दी, भीतर में। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है मोहम्मद गवा के बारे में, ईरानी जो था। ठीक है, उत्कर्ष होता है भाई अहमद शाह के शासनकाल में, प्रधानमंत्री भी बनाएगा। ठीक है, लेकिन भाई इसकी मृत्यु जो है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हो जाती है। ठीक, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए, ठीक, तो इसके शासनकाल में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्या होती है, ये इसी को ही, इसके जो विद्रोही हैं इसको भाई क्या करते हैं, इसको इसके कान भर देते हैं राजा के। ठीक है, और उसी में ही क्या कर देता है, ये मृत्युदंड दे देता है। और जब इसको पता चलता है कि भाई मुझसे गलती हो गई है तो भाई उन सारे आरोपियों को सजा भी देता है, लेकिन इसी गम में, इसी चीज़ों में इसकी भी क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक, चलिए अगला, कौन सा कथन असत्य है। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने आंसर की, तो हमारे पास आंसर जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम आंसरों की, इन विजयनगरों की बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि कई बार यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। ऑप्शन की बात करते हैं बेटा, सबसे पहले तो पहला ऑप्शन जो है आपके पास है
कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को रामरायन की जो है उपाधि यहां पर दी थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम इस देवनागरी की बात करें तो भाई रामरायन की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही दी थी। तो 1296 हमारे पास, 1307, 8 और 1312। ध्यान रखना बेटा, तीन जो हैं ये तीनों के तीनों अभियान हमारे पास कहां के हैं? देवगिरी के। कहां के अभियान है? देवगिरी अभियान। तो तीन अभियान हुए थे देवगिरी पर हमारे पास, कौन कौन से? 1296, 1307 और 8 में, और 1312। पहला जो है 1296 वाला हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नेतृत्व किया था, और उस समय हमारे पास कौन सा? जलालुद्दीन। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था हमारे पास? जलालुद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल था, अटैक किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अटैक किया गया। और अटैक करने के समय, उस समय वहां का राजा था हमारे पास कौन सा? रामचंद्र देव। वहां का शासक कौन है? रामचंद्र देव उस समय वहां का शासक हुआ करता था। ठीक, यहां पर इसने जीत लिया, रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली और धन दौलत लेकर वापस आ गया। दूसरा अभियान जो है 1307 और 8 ईस्वी में होता है, फिर देवगिरी पर। राजा उस समय यही है, रामचंद्र देव। लेकिन यहां पर अब बदल जाएगा, अब किसके नेतृत्व में होगा? मलिक काफूर। हजार दिनारी भी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसी मलिक काफूर के नेतृत्व में यहां पर क्या होने वाला है? हमारा अगला अभियान होगा। रामचंद्र देव को ये परास्त कर देता है। अब उसके पीछे कई कहानी बेटा, जो गुजरात का साथ, जब गुजरात अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उस समय राजा कर्ण जो है भागकर यहां पर चला गया था, और रामचंद्र देव ने इस राजा कर्ण को कुछ क्षेत्र दान में दिए, और इसको स्वतंत्र शासक इन्होंने यहां से घोषित कर दिया, जिसकी वजह से क्रोधित हुए, दोबारा से अटैक किया देवगिरी पर। इस अटैक में भी रामचंद्र परास्त हो जाता है, और इसे बंदी बनाकर इसके दरबार में ले जाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन ये इसके साथ ये एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यवहार करता है, ऐसा कोई मारता या मृत्युदंड या इस तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं देता है। इसको भाई यहाँ पर रखेगा अपने साथ, और बंदी बना, इसको कर मुक्त कर देता है, इसको छोड़ देता है, और यहीं पर इसे रामरायन, यहीं पर इसको रामरायन की उपाधि प्रदान करता है, ये ध्यान रखना। और तीसरा जो होगा यहाँ पर 1312 में फिर से मलिक काफूर के नेतृत्व में होगा, लेकिन इस समय 1312 वाले में राजा इस समय है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, और इसका बेटा है शंकरदेव। इसको भी फिर से परास्त करता है शंकरदेव, अधीनता स्वीकार कर लेता है, और भाई सारी की सारी चीजें जो है देवगिरी जो है यहां पर, ये फिर से यहां पर अटैक अपने पास कब्जे में ले लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक, चलिए, तो ये चीज भी थोड़ा सा यहां पर ध्यान रख लेना। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन है 1000 स्तंभों वाला। ठीक है, तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर 1000 स्तंभों वाला, ठीक है, हमारे पास 1000 स्तंभ थे उसमें। ठीक, 1000 स्तंभों वाला इसकी भी स्थापना कर दी थी। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें हौज खास, ठीक है, दिल्ली में जो है हौज खास, इसका निर्माण भी इसने किया था। ठीक है, ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अलाई का दुर्ग, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अलाई, ठीक है, अलाई का दुर्ग, इसका निर्माण भी इसी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो 1000 स्तंभों वाला जो हमारे पास कौन सा है? 1000 सितुन, इसकी स्थापना भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की थी, बिल्कुल सही है। अगले तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा का अभियान जगन्नाथपुरी को ध्वस्त किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये गलत इसलिए बेटा क्योंकि ये अभियान किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 1360 में राजा था उस समय वीर भानुदेव तृतीय, उस समय राजा था वीर भानुदेव तृतीय, और इसी वीर भानुदेव तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि किसने? फिरोज शाह तुगलक ने अभियान किया था। ठीक है, यहां पर हमारे पास उड़ीसा का अभियान, और इसी अभियान में इसने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी वीर भानुदेव ने, और कहा जाता है ये भाग गया, अधीनता स्वीकार की, फिर दोबारा से भाग गया। और यहां पर हमारे पास आपको पता ही है उड़ीसा में हमारे पास कौन सा? जगन्नाथपुरी का मंदिर है, तो इसी ने ही उस मंदिर को क्या किया था? ध्वस्त किया था, ऐसी किंवदंतियां या ऐसा इतिहासकार हमारे पास कहते हैं। अगला ऑप्शन था राजमुंद्री अभिलेख में। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, राजमुंद्री जो अभिलेख है, इस अभिलेख में क्या कहा जाता है? ठीक, जौना खां को दुनिया का खान कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से हमारा सी जो है आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला, किस चंदेल शासक ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया था? ठीक है, कौन सा था चंदेल शासक जिसने हमारे पास यहां पर किया था? तो ऑब्वियस सी बात है सी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, विद्याधर चंदेल,
इसने क्या किया था गजनवी के शासनकाल में, भाई चंदेल शासक था जिसने गजनवी का मुकाबला किया था। अगर हम बात करते हैं कन्नड़ की राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा, मौलाना शेरी जो है राजतरंगिणी, ठीक है, कन्नड़ की जो राजतरंगिणी है इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बदायूनी की बात करते हैं तो बदायूनी ने कौन कौन सा, महाभारत और रामायण, ठीक है, महाभारत और रामायण इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। हमारे पास अगर फैजी की बात करें तो फैजी ने हमारे पास कौन सी, लीलावती, भास्कर की जो लीलावती लिखी हुई है इसका क्या किया था भाई, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक, चलिए अगला, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए अलग सा विभाग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर, ठीक है, अकबर ने क्या किया था इसी फैजी में, ठीक है, इसी फैजी के नेतृत्व में या फैजी के अधीन में इस अकबर ने सबसे पहले क्या किया था, यहां पर चित्रकारी के लिए, ये अलग है बेटा, ठीक है, ये विभाग की बात कर रहा है, ठीक है, और ये ध्यान रखना अकबर ने चित्रकारी के साथ साथ क्या किया था, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद विभाग, ये भी याद रखना, चित्रकारी के साथ साथ अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला मुगल सम्राट भी यही है। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हमारा डी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कैसे, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद ने बिल्कुल सही की थी इसकी, यानी इन सिक्कों में एक अलग से एक अपने धर्म के प्रति या कट्टर जिसको हम कहते हैं, इसके लिए ये लोग जो है जैसे पूजा या कुछ इस तरीके की चीजें धारण करते थे, तो भाई वो पाहुल प्रणाली। दूसरा, हरमिंदर साहिब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने बिल्कुल किया था यहां पर, ठीक है। इसी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना 1699 में, कब, वैशाखी के दिन, ठीक है, किसने की थी, हमारे पास खालसा पंथ, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कर दी गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक, आदि ग्रंथ का संकलन, अब देखो आदि ग्रंथ जो है वैसे गुरु अर्जुन देव है, लेकिन बेटा संकलन का मतलब, ठीक है, ये गुरु अंगद नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, संकलन उन्होंने किया था गुरु गोविंद सिंह ने। क्या, कैसे, कि भाई जब इसके बाद जो काफ़ी सारे युद्ध होने लग गए थे औरंगजेब के साथ या मुगलों के साथ, ठीक है, कई सारे युद्ध में वो सारी चीज़ें, ये ग्रंथ जो है थोड़ा खो गया था, कुछ फट गए थे, इन्होंने इसको पूर्ण रूप से क्या किया, वापस से इनका संकलन भी किया है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला, इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक को, इसी को ही भाई विरोधों का मिश्रण, इसी को ही पागल बादशाह भी कहा जाता है, विद्वानों में पागल बादशाह भी इसी को कहा जाता है, ठीक है, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा जो है पढ़ा लिखा विद्वान राजा भी यही होता है, ये ध्यान रखना। सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। उस्र जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, आपको पता है, खराज, बिल्कुल सही है। जकात ये अभी भी लगाया जाता है 1/40 भाग, ठीक है। और खुम्स की बात करें तो ये गैर धार्मिक कर नहीं था, बल्कि युद्ध में जीता गया धन, युद्ध में जीता गया धन, इसको आपस में बांटते थे। और ध्यान रखना ये कितना होता था, 1/5 भाग, ठीक है, ये अपने पास रखते थे और बाकी का बटा हुआ भाग किसे, भाई सैनिकों में बांटकर इस तरह बांटा जाता था। ठीक है, तो खुम्स या खम्स जो है ये सारी चीजें। अकबर ने इस्लाम का शत्रु कहा है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा है, बदायूनी के द्वारा जो है इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया। पुर्तगाली सालन और बसीन है ये, ठीक है, बसीन को छीना था। ठीक है, अगर हम बात करें तो वो किसने छीना था, बाजीराव प्रथम के द्वारा यहां पर। ठीक है, और 16 में हमारे पास 1739 में। ठीक, चलो अगला, किस मराठा पेशवा को मेकियावेली के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा, हमारे पास नाना फडणवीस है, इसी को जाना जाता है। उस समय क्या था, ये मराठा में मंत्री मराठा का मंत्री हुआ करता था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। कई सारे युद्धों में, ठीक है, जैसे तृतीय मैसूर युद्ध था, इसका नेतृत्व, ठीक है, इसके साथ युद्ध लड़ने में, ठीक है, तो कई सारे ऐसे युद्ध हैं जहां पर ये नाना फडणवीस ने यहाँ पर किया था। किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का, तो हमारे पास सूरत बंदरगाह है, यहीं पर इसको बाबुल का मक्का भी कहते थे, और बाबुल का मक्का भी, और भारत का द्वार अगर हम कहें, ठीक है, तो मक्का का द्वार, ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता था, मक्का के द्वार के नाम से भी जाना जाता था। सुमेलित नहीं है, अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबर का मकबरा यहाँ आगरा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, काबुल में ही स्थित है। बाकी ऑप्शनों की बात करें तो बाकी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा को हराया था, ठीक है, तो अगर हम कहें तो वो कौन सा, हमारे पास कुली कुतुब शाह, ठीक है, तो इसी कुली कुतुब शाह को गोलकुंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने पराजित कर लिया था। हालांकि उसके बाद जो रायचूर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी युद्ध जीतने के बाद इस्माइल आदिल शाह ने जो रायचूर का दोआब क्षेत्र है इस पर अटैक किया था, इसके कुछ भाग को हड़प भी लिया था इसी युद्ध के बाद। अगला, मुगल साम्राज्य में आगरा की से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित, आपको पता है शाहजहां ने क्या कर दी थी, आगरा से राजधानी को कहां स्थानांतरित कर दिया था, हमारे पास
कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो भाई हमारे पास दिल्ली में से स्थानांतरित कर दिया था। अगला, महमूद गजनी के दरबार में नहीं था। आंसर की बात करते हैं, अबुल हसन। अबुल हसन जो था वो बेटा किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में था। एक छोटा लघु चित्रकार हुआ करता था। बाकी ये सारे इसी के समय में हैं। अलबरूनी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1018-19 में भारत आया था। ठीक है, कौन सी? किताबुल हिंद लिखी। उत्बी जो है इसका क्या था? दरबारी कवि। ठीक है, क्या था इसका? दरबारी भी कवि हुआ करता था। चलिए अगला, लड़ाकू पेशवा हिंदी शक्ति का अवतार कहा जाता है किसे? बाजीराव प्रथम को ही लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा भी यही है, बाजीराव प्रथम। अगला, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की व्याख्या की है? तो राजस्व सिद्धांत की व्याख्या की थी बेटा बलबन ने। राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत जब इसने व्याख्या की, इसने सारे लोगों को कहा कि भाई ईश्वर जो राजा है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है। ईश्वर को ही, यानी धरती पर राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ही राजा को ताकत देता है लड़ाई करने की। ईश्वर ही राजा को भाई क्या बनाता है? ये एक शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, ये चीज भी कही, इसीलिए तो इसने यहां पर 2 उपाधियां ली थी, नियमत ए खुदाई। 2 उपाधियां धारण की थी बेटा इसने, ये ध्यान रखना, नियमत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही 2 उपाधियां धारण की थी इसी ने, इस राजस्व सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए और इसी सिद्धांत को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए इसने ईरानी जो गैर मुस्लिम जो प्रथाएं थी, ठीक, इन प्रथाओं को शुरू करने वाला पहला शासक भी यही है। कौन सी? सिजदा और पाबोस जो है, 2 प्रथाएं भी इसके द्वारा यहां पर चलाई गई थी। तो उस हिसाब से ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो अगर बात करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले क्या लगाया था बेटा? सिंचाई कर यहां पर लगाया था। कौन सा? हक ए सर्ब। हक ए सर्ब नाम का एक सिंचाई कर भी इसके द्वारा लगाया गया, क्योंकि भाई इसी के शासनकाल में नहरों की सबसे हुई, और भाई 5 बड़ी नहरें फिरोज शाह तुगलक ने लगाई थी, जिनमें से सबसे बड़ी नहर थी कौन सी? यमुना नहर, हिसार तक जाती थी। ठीक, और इसी यमुना नहर की मैंने परसों भी हमने पढ़ा था, इसी यमुना नहर की जो मरम्मत है वो किसके द्वारा कराई जाएगी? बाद में अकबर के द्वारा इसकी मरम्मत कराई जाएगी, और इसी ने इस सिंचाई टैक्स लगाया था सबसे पहले, हक ए सर्ब नाम का सिंचाई कर भी लगाया था। अगले की अगर बात करते हैं तो स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी का आक्रमण कहा है? तो वो है बेटा कौन सा हमारे पास? गुजरात का अभियान। गुजरात का भी अगर कभी ज्यादा डीप पूछ ले तो द्वितीय अभियान, दूसरी बार उसने जब किया था तो उस अभियान को कहा था। कब? 1572 से 72-73 में यह अभियान हुआ था। इसी अभियान, गुजरात अभियान जब जीता था, इसी से बाद ही इसने किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक, इसी के बाद हल्दी घाटी का युद्ध अगर हम बात करें तो 18 जून, ठीक है, 1576 को, ठीक है, कौन सा? महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप, ठीक है, इन्हीं को भाई यहां पर परास्त कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। पानीपत का जो युद्ध है, ठीक है, 1556 में, आपको पता ही है किसके बीच में हुआ था? पानीपत का द्वितीय, जो अगर हम यहां पर दूसरा लिख दें तो ठीक, किसके? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक, ये यहां पर विजयी हो गया था बैरम खां के नेतृत्व में। हेमू आपको पता ही है, ठीक है, एकमात्र हिंदू शासक जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा वो हेमू ही था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली थी कुछ समय तक हेमू, क्योंकि उस समय जब इसने आक्रमण किया था तो उस समय यहां पर नहीं था। ठीक है, पंजाब के कालानौर में है अकबर और बैरम खां इस समय। ठीक है, और जब इसकी मृत्यु होती है तो इस्कंदर खां यहां पर इसका नेतृत्व कर रहा है हुमायूं की मृत्यु के बाद। ठीक, तो भाई ये भागकर चला जाएगा जैसे तैसे, फिर वो कहानी काफी लंबी है बेटा। ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी लड़ाइयां जब होती हैं तो इसी के बाद अकबर और जो हेमू है, ठीक है, हेमू जो है यहां पर एक उपाधि भी लेता है, कौन सी? विक्रमादित्य की। ठीक है, और ये ध्यान रखना, विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक भी यही है, कौन सा? हेमू। और टोटल कितने हुए हैं जिन्होंने उपाधि धारण की है? 14 लोग हुए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हमारे पास